अगर आप अपने घर में वार्डरोब बनवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखना, वरना आपके पैसे हो जाएंगे वेस्ट। क्योंकि जब भी हम वार्डरोब बनवाते हैं 1000 तरह के क्वेश्चन हमारे मन में आता है। भाई मटेरियल कौन सा ले, फिनिश कौन सी ले, फिटिंग किस तरह की लगाएं, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या तरीके जो हमें बरतने चाहिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए, आगे रनिंग में कोई दिक्कत ना आए, स्लाइडिंग ले या शटर वाली ले, वार्डरोब के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो ये सारी कंफ्यूजन जो हमारे माइंड में आती है, तो आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे जवाब आसानी से मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जहां पर हम इंटीरियर से रिलेटेड कमाल की जानकारी आपको देते हैं। तो अगर आपको ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इसके अलावा अगर आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना है, नहीं भी करवाना, सिर्फ किसी इंटीरियर डिजाइनर से कोई सलाह मशवरा करना है, उनसे कोई एडवाइस लेनी है, तो नीचे लिंक दे रखे हैं, उस पर क्लिक करिए, आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और वो आपकी पूरी सहायता कर देंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने वीडियो पर वापस। अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है टॉपिक्स जिनको हम आज कवर करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है वार्डरोब A to Z, यानी हम इसमें सब कुछ ही कवर कर देंगे। तो अब एक एक करके इन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई वार्डरोब ओपनेबल शटर वाली लें या फिर स्लाइडिंग वाली लें, जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। इसके जानने से पहले हम देखते हैं दोनों होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं शटर जो ओपनेबल होते हैं उनकी। ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जो हमेशा से चलती है, ये आगे भी चलती रहेगी, अभी भी बहुत लोग यूज कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है सिंप्लिसिटी। बेहद सिंपल होती है बनानी, बेहद सस्ती पड़ती है और खोलने के बाद आप पूरा का पूरा वार्डरोब आराम से आप अलाइन कर सकते हैं, आराम से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ ये एक हाईली लो मेंटेनेंस वार्डरोब स्टाइल है, क्योंकि इसमें कब्जे जो फिटिंग्स है बहुत कम यूज होती है, बहुत ही सिंपल यूज होती है, तो इसमें कोई भी आगे दिक्कत आने के चांस बेहद ही कम रहते हैं। तो अगर आप एक ऐसी वार्डरोब ढूंढते हैं जिनमें मेंटेनेंस बहुत कम हो, वो लेना चाह रहे हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर आप कोई रेंटल प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए वार्डरोब बनवा रहे हैं, उसमें भी आप ये जा सकते हैं ताकि कोई खराबी का दिक्कत ही ना रहे। इसके अलावा अगर आप एक बजटेड सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, यानी आप अपनी वार्डरोब कम से कम खर्चे में बनवाना चाहते हैं, तो भी आप इसमें जा सकते हैं। क्योंकि स्लाइडिंग वर्सेस ओपनेबल में लगभग 100 रुपए स्क्वायर फीट का डिफरेंस आ जाता है। जो मॉड्यूलर वाले जो कारपेंटर है वो लगभग 100 रुपए ऊपर नीचे कर देते हैं इसमें, बेस्ड ऑन कि आपने पल्ले का डिजाइन कौन सा लिया है, क्या वो ओपनेबल है या वो शटर वाला है। तो अगर आप इसके साथ जाते हैं आगे, तो मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दे देता हूं। आपने इस तरह के हिंजेस तो देखेंगे हुए मार्केट में, ये अधिकतर वार्डरोब में लगते हैं, सॉफ्ट क्लोज होते हैं, अच्छी कंपनी के होते हैं, बंद करते तो आराम से पल्ला आपका बंद हो जाता है, आगे मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं रहती। लेकिन इसके अलावा आजकल मार्केट में इस तरह के कंसील्ड हिंजेस भी आ गए हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। इनमें कौन कौन सी ब्रांड्स है जो प्रोमिनेंट है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इनमें जा सकते हैं। हाँ, ये थोड़े से महंगे पड़ेंगे नॉर्मल वाले से, लेकिन देखने में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसके हिंजेस दिखते नहीं है। लेकिन आपको इसके साथ एक चीज का और ध्यान रखना होगा, वो ये कि जब भी आप पल्ले वाली वार्डरोब बनवाते हैं तो आपको आगे यानी वार्डरोब के आगे कम से कम 3 फीट के आसपास की जगह होनी चाहिए। 2.5 फीट में भी काम चल जाता है, लेकिन थोड़ा टाइट हो जाता है, लेकिन 3 फीट हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आपके पल्ले खुलेंगे लगभग 1.5 फीट का स्पेस ही ले लेंगे, उसके बाद 1.5 फीट का स्पेस आपको चाहिए चलने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो 3 फीट जब आगे क्लियर स्पेस मिल रहा हो, तभी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह के ओपनेबल शटर वाली वार्डरोब चूज करें। दूसरी तरफ जो वार्डरोब आती है वो आती है आपके स्लाइडिंग वाली, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आपको मॉडर्न लुक चाहिए, कुछ चाहिए जो ट्रेंडी हो, तो आप बेशक इसमें जा सकते हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है और सबसे अच्छी बात है काफी इजी टू यूज है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर आपके पास स्पेस ज्यादा नहीं है अपनी वार्डरोब के आगे, यानी आपकी मूवमेंट स्पेस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो बेशक आपको शटर छोड़ के स्लाइडिंग वाले में जाना चाहिए। क्योंकि स्लाइडिंग ऑफ कोर्स कोई आगे जगह नहीं लेते, तो आपको 1.5 से 2 फीट अगर सिर्फ खड़े होने की भी जगह मिल जाती है तो भी आपके लिए काफी, आप इस वाली वार्डरोब पे जा सकते हैं। लेकिन इस वार्डरोब का एक खतरा भी है। खतरा ये कि इसकी जो फिटिंग्स है काफी नाजुक होती हैं, उनमें कोई भी दिक्कत आए तो ये पल्ले चलने में दिक्कत करने लगते हैं। इस वजह से आप हमेशा एक अच्छी कंपनी में जाइए। कंपनी के नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सिर्फ इन्हीं कंपनीज में जाइए। लोकल फिटिंग स्लाइडिंग वाले में तो बिल्कुल मत लीजिए। एक बार को ओपनेबल वाले फिर भी चल जाती है, लेकिन स्लाइडिंग वाले में किसी भी हाल में लोकल वाली बिल्कुल मत लीजिए। और ऐसा कारपेंटर चुनिए जिसने ये पहले काम कर रखा हो, क्योंकि जो शटर जो बोर्ड है वो किस तरह से काटा जा रहा है उस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आपकी जो स्लाइडिंग है वो किस तरह से चलेगी। इस वजह से एक एक्सपीरियंस कारपेंटर ही लें। अब ये कौन से मटेरियल में होना चाहिए, कैसे बनेगा, ये आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप एक वॉक इन वार्डरोब बनवा रहे हैं कि आपके वार्डरोब का जो साइज है, जो स्पैन है, लेंथ है बहुत ज्यादा है, तो भी आपको शटर वाली छोड़कर, ओपनेबल वाली छोड़कर एसी में आना होगा, क्योंकि ये उस टाइम के लिए अच्छी होती है। चलो अब आपको ये पता चल गया कि आप स्लाइडिंग में जाएंगे, ओपनेबल में जाएंगे। अगला सवाल जो आपके मन में है, जो आपका कारपेंटर आपसे पूछेगा, वो ये कि वार्डरोब का जो अंदर का स्ट्रक्चर हो किस तरह का बनाया जाए। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, हर कोई जिसको जानकारी नहीं होती इस तरह का बना लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि कौन वो यूज करने वाला है। क्या आप महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कपल है, क्या है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से अंदर का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों की। अगर आप एक पुरुष और अंदर का स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाह रहे हैं, तो आपको वैसे तो कई चीजें करनी पड़ सकती है, लेकिन जो मैंडेटरी है, जो आपको करना ही करना है, वो है ये।
आप अंदर दो अलग अलग हैंगिंग स्पेस दीजिए। एक हैंगिंग स्पेस को आप बड़ा दिखाइए जहां पर आपके फॉर्मल वेयर, जैसे आपके सूट्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, फॉर्मल शर्ट्स हो गए जो आप ऑफिस में पहनेंगे, पार्टी में पहनेंगे, शेरवानी हो गई, कुर्तास हो गए, ये सब आराम से लटका सके क्योंकि इनको लेंथ बहुत ज्यादा चाहिए होती है। उसके अलावा एक और हैंगिंग स्पेस दीजिए जहां पर आप अपने डेली के जो ऑफिस जाते हैं, जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, आप इनको टांग सके, जो पैंट्स है उनको टांग सके, जीन्स है उनको टांग सके, क्योंकि आदमियों के लिए जरूरी होता है कि हैंगिंग स्पेस ज्यादा हो, क्योंकि आदमियों के जितने भी कपड़े होते हैं वो लटकते हैं, हैंग होते हैं, ना कि एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। इस वजह से आपको हैंगिंग स्पेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ हैंगिंग स्पेस ही चाहिए, साइड में एक छोटा सा स्टैकिंग स्पेस भी बनवाइए, जैसा आप फोटोज में देख पा रहे हैं। स्टैकिंग स्पेस यानी शेल्फ्स, ये छोटे छोटे शेल्फ जो आप नॉर्मल कपड़ों के लिए, जो आप रात में पहनेंगे, कहीं बाहर जाते हैं, जिम जाते हुए पहनेंगे, शर्ट्स हो गई, पजामास हो गए, ऐसे ट्राउजर हो गए जो आप डेली वेयर में कहीं भी पहन सकते हैं, वो आप आराम से फोल्ड करके इनके अंदर एक के ऊपर एक रख सकते हैं। ये आपके लटकने वाला स्पेस, जो हैंगिंग स्पेस, उसको खाएगा भी नहीं और शेल्फ पे आराम से फिट भी हो जाएगा, और वो बहुत ज्यादा कपड़े एक साथ अपने अंदर समेट सकता है बजाय हैंगिंग स्पेस के। अब बात करते हैं महिलाओं की। पुरुषों से बिल्कुल उलट महिलाओं को बहुत ज्यादा नीड होती है स्टैकिंग स्पेस यानी शेल्फिंग की। तो आप एक छोटा हिस्सा बनाइए जहां पर आप हैंगिंग लगा सके, अपने जितनी भी साड़ी वगैरह है जो आपको लटका के रखनी है वो रख सके, लेकिन उसके अलावा बहुत ज्यादा शेल्फिंग स्पेस दीजिए, जैसा आप फोटोज में देख पा रहे हैं। इसमें आपके सूट, साड़ी जो भी है वो एक के ऊपर एक आराम से रखी जा सकती है। इसके अलावा ड्रॉर्स की भी नीड आपको ज्यादा होगी, कम से कम 3 ड्रॉर दीजिए जिसमें आप अपनी ज्वेलरी वगैरह, ये छोटे आइटम जो होते हैं वो आराम से रख सके। और सबसे नीचे आप सैंडल का स्पेस दीजिए, वो आप सिंगल शेल्फ में दे सकते हैं, 2 में दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितनी सैंडल, कितनी चप्पलें हैं, वो आप वहां रख सकते हैं आराम से। और अगर आप अपना जो हैंगिंग स्पेस है वो ऊपर की तरफ बनवा रहे हैं तो अच्छा रहेगा अगर वहां पर आप इस तरह की पुल डाउन रॉड लगवा सके, क्योंकि इंडिया में महिलाओं की जो एवरेज हाइट है वो है 5 फुट 1 इंच। अब इस हिसाब से ऊपर से कोई भी चीज उतारना डिस्कंफर्ट हो सकता है। इस तरह की रॉड लगवाएंगे तो आप आराम से नीचे खींच सकते हैं अपनी साड़ियों का, या जो भी आपको वहां रखना है वहां लटका सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक फॉर्मल भी पहनते हैं ऑफिस वगैरह जाने के लिए, जो सूट्स वगैरह है वो भी आप यहाँ आराम से लटका सकते हैं और एक्सेस करने के लिए रॉड को नीचे खींच सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चों के लिए हैंगिंग स्पेस लगभग ना के बराबर हो तो भी चलेगा, लेकिन उनके पास स्टैकिंग स्पेस बहुत ज्यादा होना चाहिए। मानो उनके कपड़े छोटे होते हैं, 1-2 स्टैकिंग स्पेस में आराम से सारे समा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा उनके पास खिलौने, जो टॉयज हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं और वो आराम से इसमें उनको रख सकते हैं और बिना पेरेंट्स की हेल्प के आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये वो चीजें थी जो आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से करनी पड़ेगी। इसके अलावा हाइट क्या होनी चाहिए, ड्रॉर्स कितने होने चाहिए, ये सब, और अंदर कितने तरह की एक्सेसरी होनी चाहिए, ये सब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगला सवाल जो आपके मन में आ सकता है, आपका कारपेंटर आपसे पूछ सकता है, वो ये कि वार्डरोब बनवाने के लिए मटेरियल क्या यूज किया जाए। अब मटेरियल 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला मटेरियल जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होगा, दूसरा मटेरियल कि जो आपके शटर्स है, भले ही वो स्लाइडिंग हो या ओपनेबल हो, वो बनाने के लिए क्या यूज किया जाए। तो पहले बात करते हैं कि अंदर को जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनाया जाए, किस मटेरियल से बनाया जाए। अब शटर्स को छोड़कर बाकी चीजें देखी जाए तो इसके लिए मैं आपको सबसे चीज बताता हूं, उसके नीचे आएंगे। सबसे अच्छा रहेगा अगर आप एक्रिलिक, लैमिनेट या विनियर लगा रहे हैं तो सबसे अच्छा मटेरियल है BWP प्लाई, जिसको मरीन प्लाई भी कहा जाता है, क्योंकि ये होते हैं बॉइलिंग वाटर प्रूफ। इसके ऊपर पानी खड़ा भी रहा है, ये पानी के अंदर डूबी हुई रहा है, तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और टर्माइट का भी इसमें कोई खतरा नहीं होता। तो सबसे हाईएस्ट ग्रेड में अगर कुछ होता है तो वो है ये। हाँ, इसकी एक बुराई ये होती है कि इसके ऊपर अगर आप पेंट करने का ट्राई करेंगे तो फिनिशिंग आपको ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि अगर आप एक्रिलिक, लैमिनेट या विनर लगाना चाह रहे हैं तो BWP में जाइए। लेकिन अब उनकी बात करते हैं जो भाई करना चाह रहे हैं लेकिन उसके ऊपर फिर पेंट करना चाह रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा बॉयलियो बोर्ड, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये एक तरह का बोर्ड होता है, लेकिन इसके अंदर केमिकल मिला के इसको बहुत ज्यादा हार्डन कर दिया जाता है। ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ बन जाता है और टर्माइट का भी इस पर कोई असर नहीं होता। तो अगर आप अपनी वाटर को पेंट करवाना चाह रहे हैं तो बेशक आप बॉलियो में जा सकते हैं। ये दोनों ही मटेरियल हाईएस्ट ग्रेड के हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये महंगे भी आपको ज्यादा पड़ेंगे, क्योंकि इनका एक बॉडी लगभग 120 से 130 रुपए स्क्वायर फीट आता है, जो काफी ज्यादा है बाकियों के मुकाबले। तो अब बात करते हैं एक कदम नीचे के, यानी आप थोड़ा सा सस्ते में कुछ जाना चाह रहे हो तो क्या करें। ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, अगर आप एक्रिलिक, लैमिनेट या विनियर लगाना चाह रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप BWR या SDHMR में चले जाइए। पहले बात करते हैं BWR की। BWR प्लाई वाटर प्रूफ नहीं होती, वाटर रेजिस्टेंट होती है, यानी उस पर थोड़ा बहुत पानी लग भी जाए, पीछे से हल्की फुल्की सीपेज आ भी जाए, बाद में सूख जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टर्माइट को भी वो ठीक ठाक रोक लेती है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस कैपेसिटी उसकी होती है। लेकिन ये आपको तब यूज करनी है जब आप लैमिनेट, एक्रिलिक या विनियर लगाना चाहें। अगर आप पेंट करवाना चाह रहे हैं तो आपको BWR नहीं, आपको आना होगा SDHMR में,
क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग होती है, जो इसका सरफेस होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, तो जब आप पेंट करेंगे तो उस पर फिनिशिंग भी उतनी अच्छी आएगी। तो ये हो गया आपका सेकंड ग्रेड। जब पहले ग्रेड की जो प्लाई है, जो बोर्ड है, वो आपको 120-130 रुपए स्क्वायर फीट मिल रहा था, ये गिर कर रह जाएगा 70 रुपए 80 रुपए स्क्वायर फीट अच्छी कंपनियों का भी। लेकिन आप उनकी बात करते हैं जिनका ये भी बजट नहीं है, एक कदम और नीचे चलते हैं, उनके लिए है एमआर ग्रेड की प्लाई। हालांकि पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ना इसमें वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है और टर्माइट को भी नहीं झेल सकती। लेकिन फिर भी जिनका बजट बहुत ही कम है, जो बस चाहते हैं कि बन जाए और रेंटेड प्रॉपर्टी खासकर बनवाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एमआर ग्रेड की प्लाई सबसे अच्छी रहेगी। हाँ, लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि अब एमआर में जा रहे हैं, तो यानी क्वालिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो कर रहे हैं, ऐसे में आपको एक दो प्रिकॉशन पहले से लेने होंगे। वो ये कि जहां भी आप अपनी वाटर बनवा रहे हैं, मेक श्योर कि वहां पीछे सीपेज ना आती हो। फिर भी अगर आपको डर है भाई पीछे सीपेज आ सकती है, तो आप टाइलिंग करवा लीजिए। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कमर्शियल टाइल होती है, बहुत सस्ते में हो जाती है, विद मटेरियल विद लेबर। आपको 20 रुपए 25 रुपए स्क्वायर फीट ज्यादा रेट नहीं पड़ेगा। वरना आप बाइसन बोर्ड या सन बोर्ड भी लगवा सकते हैं। बेसिकली जहां भी वाटर बनवा रहे हो, पहले एक पूरी पैनलिंग करवा लो, उसके बाद ये वाटर वहां फिक्स करवाओ। ऐसे में होगा ये कि पीछे से अगर पानी आ भी जाता है तो वो आपकी वाटर को नहीं लगेगा। टाइल हो गया, सेरा बोर्ड हो गया, या सन बोर्ड हो गया, या बाइसन बोर्ड हो गया, ये वाटर को रोक लेते हैं और आपकी वार्डरोब तो को नहीं लगने देते। ये सारे वो मटेरियल है जो आप यूज कर सकते हो। अब क्या नहीं करना है वो सुन लो। आपको किसी भी हाल में एमडीएफ बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। एमआर से भी मैं उसको नीचे कहूंगा, स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी उसकी होती नहीं है, पानी का वो बिल्कुल नहीं झेल सकते और टर्माइट भी उसमें लग जाते हैं। तो एमडीएफ को तो बिल्कुल आप बाय बाय कर दो। उसके साथ साथ आजकल मार्केट में एसडीएफ भी आ गया, जो एमडीएफ का एक तरह से बड़ा भाई है, वो भी आपको यूज नहीं करना है। स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी आई एग्री उसकी थोड़ी सी अच्छी होती है, लेकिन वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी या टर्माइट रेजिस्टेंट कैपेसिटी उसकी भी बेकार होती है, तो वो भी आपको यूज नहीं करना है। इसके अलावा पार्टिकल बोर्ड को भी आप बिल्कुल बाय बाय कह दीजिए, वो भी आपको किसी भी हाल में यूज नहीं करना है। वो तो एमडीएफ से भी नीचे हो गया, तो जाहिर सी बात है, मैं एमडीएफ को मना कर रहा हूं तो पार्टिकल बोर्ड को तो मना करूंगा ही। ये सारी चीजों मैंने आपको बात बताई, ये बताई कि आप अंदर की तरफ बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी आसपास की जो प्लाई है, वो पीछे की प्लाई, अंदर के जितने भी शेल्फ बन रहे हैं, वो सब बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं आपके शटर्स पर। कोई फर्क नहीं पड़ता वो ओपनेबल हो या स्लाइडिंग हो, उसमें आपको दो मटेरियल बता रहा हूं वो यूज करने हैं। सबसे पहला है और जो सबसे मैं ऊंचे स्तर पर रखूंगा वो है ब्लॉक बोर्ड। ब्लॉक बोर्ड प्लाई वगैरह से अलग होता है, लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन ब्लॉक बोर्ड एक अलग चीज होती है। बेसिकली दो प्लाई के बीच में कई सारे ब्लॉक्स डाल दिए जाते हैं, इसलिए इसको ब्लॉक बोर्ड कहा जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बेंडिंग के इशू बहुत कम आते हैं। इसके मुकाबले अगर आप प्लाई यूज कर लोगे वो बेंड हो जाएगी एक टाइम के बाद। इनफैक्ट आप एसडीएचएमआर भी यूज कर लोगे अपने पल्लों में, वो भी एक टाइम के बाद बेंड होने के चांसेस हैं उसमें भी। लेकिन अगर आप ब्लॉक बोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ऐसा खतरा नहीं रहता। तो अगर आप ये यूज करते हैं, इसके ऊपर आप एक्रिलिक, लैमिनेट, विनियर तो आराम से लगा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो कहेंगे भाई हमें तो पेंट करवाना है सामने की तरफ, हमें तो ग्रूविंग वगैरह के डिजाइन देने, क्या करें। अब उसके लिए अगर आपकी ग्रूविंग नॉर्मल है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, आप ब्लॉक बोर्ड लीजिए, उसके ऊपर 6-8 mm का एसडीएचएमआर का बोर्ड लगवा दीजिए। उसके अंदर आपको जितनी ग्रूविंग देनी है सब दे दो। अब आपको जो सरफेस हो एसडीएचएमआर का हो गया, यानी अब आप वहां आराम से पेंट कर सकते हैं। लेकिन जो बेस रहा वो रहा ब्लॉक बोर्ड का। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत गहरी ग्रूविंग करनी है, बहुत अंदर से ग्रूविंग करनी है, जो 6 या 8 mm में नहीं समा सकती, तो फिर आपको एसडीएचएमआर बोर्ड का इस्तेमाल करना होगा। वो आप अपने पल्लों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वो यूज करते हैं तो पीछे एक शटर स्ट्रेटनर लगवा ले, जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये आपके एसडीएचएमआर बोर्ड को आगे बेंड होने से बचाएगा। चलो, अब कोर मटेरियल क्या होगा वो आपको समझ आ गया। अब अगला सवाल आएगा, भाई फिनिशिंग किस चीज की दें। अब फिनिशिंग के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे लैमिनेट, विनियर, एक्रिलिक, ड्यूको या पीयू पेंट या फिर ग्लास। अब मैं इन पर एक एक करके बात करता हूं। शुरुआत करेंगे सबसे बजटेड ऑप्शन से, जो है आपका लैमिनेट। सबसे पहले बात आती है लैमिनेट की। लैमिनेट आपका एक बजटेड ऑप्शन तो है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो बेकार है। लैमिनेट इनफैक्ट 80% भारतीय घरों में लगता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके कलर के ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं, पैटर्न के ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं। तो अगर आप डिसाइड करते हैं लैमिनेट के साथ जाने का, तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। पहली तो ये कि अंदर की तरफ जो लैमिनेट लगेगी, बाहर की तरफ नहीं, मैं अंदर की बात कर रहा हूं, उसमें जो लैमिनेट लगेगी उसकी थिकनेस आप कम से कम 0.8 mm जरूर लेना। मार्केट में सस्ते के चक्कर में कई लोग 0.6 भी ले लेते हैं, लेकिन वो एक टाइम बाद फट जाती है, और जब भी आप जहां से उसमें फिटिंग वगैरह, कब्जे वगैरह लगाएंगे ना, वहां से वो फटनी शुरू हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको अंदर के लिए कम से कम 0.8 तो लेनी है। बजट दिक्कत नहीं है तो 1 भी ले सकते हो, अदरवाइज अंदर के लिए 0.8 mm काफी है। अब अंदर से बाहर की तरफ आते हो और बाहर कैसी लैमिनेट लगेगी वो उसकी बात करते हैं। बाहर जो भी आप लैमिनेट लगवाए वो 1 mm तो मिनिमम टू मिनिमम होनी चाहिए। वहां 0.8 mm आप नहीं ले सकते। 1 mm के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उससे नीचे नहीं आना। 1 mm इन स्पाइट ऑफ द बजट आपको लेना ही है,
लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो आप अप टू 1.5 mm भी ले सकते हो, लेकिन उसमें फर्क ये आ जाएगा कि 1 mm में आपको कंपनीज बहुत सारी मिलेंगी जो बनाती हैं, लेकिन 1.5 mm में कुछ चुनिंदा कंपनीज है, जैसे रॉयल का हो गया, ये सब कंपनीज हैं जो 1.5 में बनाती है, तो वहां शायद आपका डिजाइन ऑप्शन कम हो जाए। लेकिन 1 mm में आपके पास डिजाइन ऑप्शन भी रहेंगे, कंपनीज भी रहेंगी, और 1 mm आपके लिए काफी अच्छी भी रहेगी। लेमिनेट के लिए टॉप कंपनी कौन सी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां भी मैं कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्रांड के साथ जाएं, लोकल वाली ना लगाएं। बहुत लोग क्या करते हैं, भाई इसमें कोई मूविंग पार्ट थोड़ी, खराब होने वाली चीज थोड़ी है, ठीक है लोकल वाली ले लेते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि एक टाइम के बाद उनकी जो शाइननेस है या उनका जो कलर है वो फेड अवे होने लग जाता है। और अगर कंपनी कह रही है कि वो 1 mm दे रही है तो 1 mm ही दे रही है। बहुत सारी लोकल ब्रांड्स पैसे बचाने के चक्कर में क्या करती है, लिखती है 1 mm में, नापे कहीं तो है नहीं, लेकिन वो होती 0.9 या 0.8 ही है। इसलिए प्लीज ओनली गो फॉर ब्रांड्स, लोकल में बिल्कुल मत जाना। अब इसका जो अगला ऑप्शन है वो है विनियर। हालांकि बहुत शायद 1% लोग हैं जो विनियर लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड लुक हो गया है। फिर भी आप अगर लगवाते हैं तो आप विनियर लगवा कर उसके बाद पॉलिश करवा सकते हैं। अब पॉलिश भी कई तरह की आती है, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पीयू पॉलिश ही चूज करनी है। उसके अलावा जितनी पॉलिश है उनका बाय कर सकते हो, क्योंकि वो आपको वो वाली फिनिश वाली स्मूथनेस नहीं दे पाएगी जो आपको पीयू पॉलिश दे सकती है। इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहा नहीं है, ये काफी ओल्ड स्टाइल हो चुका है, तो विनियर वैसे भी कम यूज हो रहा है। तो हम सीधा अगले पर चलेंगे जो है एक्रिलिक। एक्रिलिक फिनिश आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ग्लास वाली फिनिश यानी बिल्कुल एकदम ग्लॉसीनेस वो हाईएस्ट स्केल पर चाहिए तो बेशक आप एक्रिलिक में जा सकते हैं। लेकिन जब भी जाएं ध्यान बस इतना रखना है कि आपको कम से कम 0.5 mm तो लेना ही लेना है। उसके नीचे कुछ एक लोकल कंपनी जो बनाती है लेकिन वो आपको नहीं लेना है, तो 0.5 तो आपको कम से कम बाहर की तरफ लगवाना ही है, और अंदर की तरफ एक्रिलिक लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां आप नॉर्मल 0.8 mm का लेमिनेट ही लगवाएं। एक्रिलिक में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा कंपनीज अवेलेबल नहीं है जैसे लेमिनेट में है। कुछ एक कंपनीज है, वो कौन सी है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप इन कंपनी के साथ जा सकते हैं। इसका जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है डीको या पीयू पेंट। अगर आप पेंट करवाने का डिसाइड करते हैं तो इससे पहले वाला पॉइंट जरूर सुन लीजिएगा दोबारा से, जो मैंने इससे पहले कवर किया था, कि आपको अपना शटर और अपनी वार्डरोब किस मटेरियल की बनवानी चाहिए। क्योंकि पीयू या ड्यूक के बेहद जरूरी है कि जो सरफेस हो बिल्कुल स्मूथ हो। ऐसे में जो आपका शटर है वो होना चाहिए एचडीएचएमआर का, और बाकी जो पूरी वार्डरोब है वो या तो बॉलियो बोर्ड की हो या एचडीएचएमआर की ही हो। लेकिन अगर आप शटर्स में एचडीएचएमआर यूज करते हैं, उसके ऊपर डीको या पीयू का पेंट करते हैं, तो इन सब पेंट की खासियत होती है जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमने देखा है कि थोड़ा सा जो पल्ला है उसको अपनी तरफ खींचती है जब वो सूखती है, उस वजह से उसकी बेंडिंग टेंडेंसी वो बढ़ जाती है, वो हल्का सा बाहर की तरफ बेंड होने लगता है। इस वजह से पेंट करवाने से पहले आप पीछे की तरफ एक डोर स्ट्रेटनर जरूर लगवा ले, शटर स्ट्रेटनर भी कहते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये आपके पल्ले को बेंड होने से बचाएगा, आपका पेंट भी हो जाएगा, ग्रूविंग भी निकल जाएगी, और आपका जो शटर है वो बेंड भी नहीं होगा। इसका जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है आपका ग्लास का। अगर आप ग्लास की शटर बनवा रहे हैं, मतलब पैसा खूब है, आप पैसा लगा सकते हैं, बिल्कुल लगवाइए। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आप टिंटेड ग्लास ले सकते हैं, फ्रॉस्टेड ले सकते हैं, फ्लूटेड ले सकते हैं, क्लियर ग्लास ले सकते हैं। इन सब में अगर आपको डिसाइड करना हो तो मैं कहूंगा फ्रॉस्टेड या टिंटेड। वैसे फ्रॉस्टेड मैं टॉप पे रखूंगा, उसका टिंटेड रखूंगा। और क्लियर ग्लास में हमेशा मना करता हूं, वो इसलिए क्लियर ग्लास के लगते वार्डरोब का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो पूरा दिखने लग जाता है। और दिक्कत ये होती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो कपड़े हैं वो बिल्कुल समेट कर अंदर रखें, कई बार ऐसे फेंक दिए जाते हैं, वो आपकी वार्डरोब में लगातार दिखते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप टिंटेड या फिर फ्लूटेड वाला लगवाते हैं तो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से या तो धुंधला हो जाता है, बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, जो शायद आपकी मेंटेनेंस को थोड़ा सा कम कर देता है। अगर आप ग्लास शटर में जा रहे हैं तो मैं एक चीज और रिकमेंड करूंगा, आप एल्युमिनियम प्रोफाइल को और ऐड करवा लो, और ताकि आपकी जो वार्डरोब है उसका एकदम कंटेम्प्रेरी लुक आ जाए और देखने में बहुत अच्छी लगेगी। इतनी जानकारी के साथ आप मोटी मोटी अपनी पूरी वार्डरोब बनवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जो आपको जाननी बेहद जरूरी है, वो एक्सेसरीज या अंदर किस तरह की फिटिंग लगवाई जा सकती है। नॉर्मल फिटिंग भाई सॉफ्ट क्लोज होना चाहिए, वो तो सब आपको पता ही है, लेकिन उसके अलावा मार्केट में कई सारी ऐसी फिटिंग्स आ चुकी हैं जो आपके लिए जाना जरूरी है, ताकि आपकी जो वार्डरोब है वो एकदम ट्रेंडी रहे और इजी टू यूज रहे। इसमें सबसे पहला आता है पुल आउट शू रैक, जिसमें आप अपने शूज को नीटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और रोटेटिंग शेल्फ, जिससे आप अपने एक्सेसरीज को आराम से रख सकते हैं और रोटेट करके आराम से उनको एक्सेस कर सकते हैं, आराम से उनको निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन आता है जिसको कहते हैं पुल डाउन वार्डरोब लिफ्ट, जो हैंगिंग क्लोथ्स के लिए बहुत अच्छा रहता है और उनको एक्सेस करना आसान बना देता है। जिनकी भी हाइट कम है या फिर उनकी जो रॉड है वो काफी ऊपर है, वो आराम से इसको नीचे खींचकर अपने जो कपड़े हैं वो आराम से एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके अगला सवाल आपके मन में आ सकता है कि भाई वार्डरोब को एक हिस्से में बनाए जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऐसे, या फिर लॉफ्ट दे जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या देना सही है और क्या देना गलत। वैसे मेरा मानना है कि इसमें सही गलत कुछ नहीं है, डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस पर। लेकिन एज अ इंटीरियर डिजाइनर ट्रेंडी लुक की बात करें तो आपको सिंगल शटर की पूरी वार्डरोब बनवानी चाहिए। लॉफ्ट आप अंदर की तरफ दे दीजिए जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन बाहर की तरफ से पूरी वार्डरोब एक जैसे दिखनी चाहिए। ये देखने में ट्रेंडी भी लगता है,
प्लस ये आपकी जो रूम की हाइट है उसका जो साइज है थोड़ा बड़ा दिखाता है, क्योंकि कोई डिवीजन क्रिएट नहीं होता, नीचे से ऊपर एक ही फिनिश दिखती है। इस वजह से आपका जो रूम है थोड़ा सा बड़ा दिखता है, थोड़ा सा ट्रेंडी दिखता है। हाँ, फिर भी ऐसा हो सकता है क्योंकि जितने भी बोर्ड्स वगैरह वो 8 फीट के आते हैं, आपको जो हाइट मिल रही है क्लियर हाइट अपनी फॉल सीलिंग के बाद वो 8 फीट 6 इंच 8 फीट 8 इंच ऐसा कुछ मिल रहा है, यानी कुछ 1 इंच का स्पेस वेस्ट जा रहा हो, उसको आप आराम से पैक करवा सकते हो अपने कारपेंटर से कह के। ऊपर की तरफ एक बॉर्डर दे दीजिए, वो देखने में भी अच्छा लगेगा, प्लस पूरा पैक हो जाएगा तो अंदर गंदगी वगैरह भी नहीं जमेगी। तो कहने का मतलब ये कि कुछ भी हो जाए, आपकी जो वार्डरोब है नीचे फ्लोरिंग से लेकर सीलिंग तक पूरी होनी चाहिए, ऊपर का स्पेस हमें खाली नहीं छोड़ना है। कम स्पेस बच रहा है तो उसको पैक करवा दो। तो ये तो मेरी प्रेफरेंस थी कि भाई आजकल ट्रेंडी क्या लगता है। फिर भी अगर आप कहते हैं भाई हमें तो लॉफ्ट बनवाना ही है, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आपकी जो डोर्स की हाइट है वहां तक आप सिंगल शटर की वार्डरोब बनवाएं। ऊपर जो स्पेस बचता है वहां पर आप पल्ले वाला लॉफ्ट आराम से बनवा सकते हैं। तो भले ही आप सिंगल वाला बनवाएं, भले ही आप लॉफ्ट वाला बनवाएं, आपको हमेशा फुल हाइट वार्डरोब ही लेनी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहना है, वरना ऊपर की तरफ गंदगी जमती है, मेंटेन करना मुश्किल होता है और देखने में काफी पुराना भी हो गया। कि जैसे पहले आती थी गोदरेज की वार्डरोब आती थी स्टैंडर्ड साइज की, वो लाके लोग रख दिया करते थे और ऊपर का स्पेस फ्री हो जाता था। अब ऐसे में ये बाहर से ला रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप बनवा रहे हैं तो प्लीज फ्लोरिंग से लेकर सीलिंग तक पूरा लीजिए। इसके बाद जो चीज आपको जाननी जरूरी है वो है हैंडल्स, यानी हैंडल किस तरह के ले। अब हैंडल में कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आप नॉर्मल हैंडल ले सकते हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप प्रोफाइल हैंडल ले सकते हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप लॉन्ग हैंडल ले सकते हैं, आप डिजाइनर हैंडल ले सकते हैं, फिर आप हैंडल लेस में जा सकते हैं। ये सारे डिजाइन डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस क्या है। लेकिन अगर एज ए इंटीरियर डिजाइनर मैं आपको बताऊं कि ट्रेंडी में क्या चल रहा है, तो वो चल रहा है हैंडल लेस वार्डरोब, यानी कोई हैंडल होता ही नहीं है। तो बेसिकली जब भी आपकी वार्डरोब बन रही हो, आप अपने मॉड्यूलर वाले को, अपने कारपेंटर को पहले कह दीजिए भाई हमें हैंडल लेस वाली चाहिए, तो पहले से कटआउट दे देता है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और यहीं से आप अपनी वार्डरोब को एक्सेस कर सकते हैं। कोई एक्सटर्नल फिटिंग नहीं हुई तो मेंटेनेंस कम रहेगी। इस वजह से आपकी वार्डरोब देखने में बहुत ज्यादा सीमलेस लगती है, क्योंकि आपकी सरफेस से बाहर कुछ भी चीज नहीं है, तो आपके सरफेस में ही सारा काम हो गया। अगर ये आपको पसंद नहीं आता है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह के लॉन्ग हैंडल्स में चले जाओ। ये भी देखने में काफी अच्छे लगते हैं, थोड़े से महंगे पड़ेंगे, मतलब थोड़े क्या ऑलमोस्ट 3 गुना प्राइस में पड़ते हैं नॉर्मल हैंडल्स के तो, लेकिन अगर आप इसमें जाना चाहें जा सकते हैं, बजट आपका अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा नॉर्मल हैंडल या डिजाइन हैंडल्स अब नहीं चलते ज्यादा, थोड़ा पुराना हो गया ये चीज, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, हालांकि सस्ते काफी पड़ते हैं। तो अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टीज देख रहे हैं या फिर कोई लो मेंटेनेंस की बस बनवाना चाह रहे हैं कि लो बजट में जो काम हो जाए, तो आप फिर इस हैंडल्स में भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में फिर मैं कहूंगा कि आप सिल्वर क्रोम फिनिश ना लें, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही ओल्ड लुक हो जाएगा। आप कलर बदल दें, आप मैट ब्लैक ले लीजिए, आप रोज गोल्ड ले लीजिए, आप गोल्ड ले लीजिए, उतना आप कर लीजिए, थोड़ा सा ट्रेंडी हो जाएगा। लेकिन आप नॉर्मल वाले जो सिल्वर क्रोम होता है वो मत लीजिएगा। तो ये थे वो सारे पॉइंट जो आपके लिए जानने जरूरी थे। अगर आप अपनी वार्डरोब को बनवाना चाह रहे हैं और अच्छा बनवाना चाह रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। अब बात कर लेते हैं खर्चे की, कि आपका पैसा कितना इन्वेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले समझिए कि वार्डरोब किस तरह से मेजर होती है। जैसे मैंने इस वीडियो में कई बार कहा भाई 100 रुपए स्क्वायर फीट, 200 रुपए स्क्वायर फीट, 150 रुपए स्क्वायर फीट, कई बार मैंने वर्ड्स यूज करे हैं। स्क्वायर फीट का मतलब क्या है? स्क्वायर फीट का मतलब है कि वार्डरोब की जो भी हाइट है वो देखी जाएगी, जो भी उसकी ब्रेथ है वो देखी जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा और वहां से आंसर आएगा कि आपकी कितने स्क्वायर फीट की वार्डरोब बनी है। अब इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है, 900 रुपए से 2000 रुपए स्क्वायर फीट कहीं भी जा सकता है। 900 रुपए तब आएगा अगर आप बिल्कुल बेसिक काम करवा रहे हो, यानी आप कोर स्ट्रक्चर में एमआर ग्रेड की प्लाई यूज कर रहे हो, उसके ऊपर लैमिनेट लगवा रहे हो वो भी सस्ती वाली, उसके ऊपर हैंडल लगवा रहे हो वो भी नॉर्मल वाले, अंदर जितनी भी फिटिंग्स है वो तो ब्रांडेड लेनी है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल ले रहे हो, कोई भी हाई एंड फिनिश आप नहीं ले रहे, कोई भी हाई एंड फिटिंग्स आप नहीं ले रहे, नॉर्मल ले रहे हो, तो लगभग 900 रुपए में आपको कोई कारपेंटर बनाकर आराम से दे देगा। लेकिन वही आप कहते हो नहीं हमें तो थोड़ी सी अच्छी चाहिए, तो आप कहते हो भाई एचडीएचएमआर में चले जाओ एमआर की जगह और ऊपर एक्रिलिक लगवा लो लैमिनेट की जगह। तो ऐसे में आपकी जो वार्डरोब है आपको लगभग 1200 रुपए पड़ जाएगी। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में, जैसे आप गुड़गांव में जाएंगे तो वहीं आपको ये 1300-1400 रुपए पड़ जाएगी। दिल्ली में लगभग 1200-1300 का रेट चल रहा है। कोई बी टाउन है, कोई टियर 2 टाउन है, तो वहां आपको 1100 रुपए मिल जाएगा। जैसे नोएडा का, ग्रेटर नोएडा हो गया, थोड़ा सा और भारी इलाका हो गया, वहां पे 1100 का रेट चल रहा है। तो ऐसे में आप मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज 1200 में आपकी वार्डरोब बन जाएगी। लेकिन अगर बजट की दिक्कत नहीं है, आप और ऊपर जाना चाहते हो और कहते हैं भाई मुझे तो सबसे अच्छा मटेरियल चाहिए, मुझे तो चाहिए बीडब्ल्यूबी प्लाई, उसके ऊपर मैं तो करवाऊंगा ड्यूको पीयू पेंट या फिर मैं लगाऊंगा एक्रिलिक, तो ऐसे में आपको रेडी रहना होगा कि आपका खर्चा लगभग 1500 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास जा सकता है, क्योंकि सारी चीज महंगी आती है, तो जाहिर सी बात है बनाने वाले भी ज्यादा पैसे लेगा आपसे। तो ये था वो कंप्लीट ज्ञान जो वार्डरोब के लिए आपको जाना जरूरी था। अब आप वार्डरोब बनवाने के लिए पूरी तरह रेडी है, आपको पता है अंदर का स्ट्रक्चर कैसा हो, मटेरियल कैसा हो, पल्ले किस तरह के लेंगे, खर्चा कितना आएगा, फिनिश क्या लेंगे, स्ट्रक्चर
किस तरह का होना चाहिए, फिटिंग किस तरह की होनी चाहिए। तो अब आपको सब पता है और आप अपनी वार्डरोब अच्छे से बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं या फिर किसी इंटीरियर डिजाइनर से सलाह मशवरा भी करना चाहते हैं तो नीचे लिंक में आप जाके क्लिक कर सकते हैं। वहां से आपकी बात सीधे एक इंटीरियर डिजाइनर से हो जाएगी और आपका जो भी काम है वो आराम से कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।